वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आप सब जानते ही है डीमर्ज हो रही है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से डीमर्ज होके ये एक न्यू एंटाइटी होने वाली है और लिस्टिंग भी इसका कल ही यानी मंडे को हमें देखने को मिलने वाला है, यानी 21 अगस्त के दिन। अब ये डीमर्ज होके इसका लिस्टिंग तो होने जा रहा है, हम इसका प्राइस वैल्यूएशन भी देखेंगे, साथ ही साथ इसमें इन्वेस्ट करने के कुछ प्लस पॉइंट है भी या नहीं हम ये भी देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स भी देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप जानते ही है कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस है उसमें हमें इसका परफॉर्मेंस देखने को जेन्युइनली मिलता है। इसकी डिटेल फंडामेंटल्स जो है ये हमें डेफिनेटली लिस्टिंग के बाद यानी मंडे के बाद कुछ दिनों में हमें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम इसके इन्वेस्टमेंट्स भी देखेंगे, इसके जो बिजनेस सेगमेंट्स है वो भी देखेंगे, साथ ही साथ जो फंडामेंटल्स इसके लास्ट 31 मार्च 2023 को जो अपलोडेड रेवेन्यू प्रॉफिट एंड ऑल था वो भी देखेंगे, जिसके बेसिस पे हमें एक स्टेबल डिसीजन ले पाए कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि ये एक एनबीएफसी है और एनबीएफसी होने की वजह से बैंक से डिपॉजिट नहीं ले पाएगी और उन्हें मार्केट से ही पैसा बोरो करना पड़ेगा, और यही रीजन है कि रिलायंस इंडस्ट्री से इसको जो है एक डीमर्ज करके स्पेशल एंटाइटी बनाया गया है। अब यहाँ पे जो है एक कॉमन क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिला कि अभी हम इसके स्टॉक अगर रिलायंस इंडस्ट्री के हम ले तो हमें जो जेएफएस है इसके स्टॉक मिलेंगे क्या। तो गाइज इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नहीं, क्योंकि जो डीमर्जर था उसकी एक रिकॉर्ड डेट थी, वो थी 20 जुलाई 2023। तो आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में 20 जुलाई को जितने भी रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक होंगे सेम रेशियो में आपको जेएफएस के स्टॉक मिलने वाले हैं। जेएफएस यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो अगर आपके पास 100 रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक होंगे टिल 20 जुलाई 2023 तो आपको 100 स्टॉक ही मिलने वाले हैं जेएफएस के, क्योंकि इसका रेशियो जो था ये 1:1 का था। अब यहाँ शेयर वैल्यू जो 261 रुपीज एंड 85 पैसे का है, ये कैसे कैलकुलेट किया गया अगर हम ये चीज को देखें तो जब इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी उस वक्त इसका जो उसका जो क्लोजिंग प्राइस था 1 डे बिफोर, तो उसका क्लोजिंग प्राइस आई थॉट 2840 रुपीज था, और नेक्स्ट डे प्री मार्केट ओपनिंग सेशन जो था उसका जो रेट सेटलमेंट हुआ था वो रेट सेटलमेंट 2589 रुपीज पे हुआ था। तो अब ये दोनों का जो डिफरेंस निकाला गया वो 261.85 पैसे का था, जो कि इसका वैल्यू हम बोल सकते कि जेएफएस का वैल्यू जो है ये 261.85 रुपीज का निकाला गया। अब यहाँ पे किसी भी लिस्टिंग, चाहे वो आईपीओ के थ्रू आया हो, चाहे फिर वो न्यू एंटाइटी हो, चाहे वो डीमर्जर एंटाइटी हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक देखना जरूरी होता है कि इसका मैनेजमेंट कैसा है। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो जेएफएस के जो मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जो ऐड हुआ है वो है केवी कामत। केवी कामत जो है, बाकी हम रिलायंस इंडस्ट्री उसके जो एक चेयरमैन है, ओनर है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह ये रिलायंस इंडस्ट्री जो है अपना बिजनेस रन करती है और टॉप लीडिंग बने रहने की कोशिश करती है। अब ये जो है यहाँ पे केवी कामत जो है, इनका इंट्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया है। अगर हम इसके ऊपर पूरा डिटेल देखें तो हम बहुत ज़्यादा वक्त कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आईसीआईसीआई बैंक जो है ना, वो आईसीआईसीआई बैंक के ये चेयरपर्सन थे, और जब ये चेयरपर्सन थे तो आईसीआईसीआई बैंक आप जानते ही है कि बीच में कितनी टॉप लेवल पे हमें देखने को मिल रही थी, और आईसीआईसीआई बैंक इन्होंने जीरो से हीरो बना के रखा था। तो ये इतना
जो एक स्ट्रॉन्ग इनको जो ये मिला है, लीडरशिप मिली है, इसके थ्रू हम डेफिनेटली ये तो बोल ही सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इस अंडर ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करने के चांसेस रखता है। और ये जो एनबीएफसी में सेकेंड लार्जेस्ट जो एनबीएफसी है, ये एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन बोल सकते हैं कि ये लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट एनबीएफसी बनने वाली है। लेकिन आप जानते ही हैं कि अंबानी को सेकेंड जो नंबर है ये पसंद नहीं है। अंबानी हमेशा टॉप 1 पे ही रहना चाहते हैं, तो इसके चांसेस है कि आगे ये टॉप 1 सेगमेंट में भी आए। अब यहाँ पे हम अगर इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जेएफएस ने 6 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। अब ये 6 कंपनियों में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है या हम ये क्यों जान रहे हैं, तो आपको पता ही होगा। अगर अपना इन्वेस्टमेंट किसी कंपनियों में है और कंपनी अच्छा कर रही है तो उसका प्रॉफिट बेनिफिट, डिविडेंड बेनिफिट, बोनस बेनिफिट सभी हमें मिलता है। तो जेएफएस को भी ये से 6 कंपनियों से बेनिफिट मिलता रहेगा, रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनमें बनी रहेगी और हम कह सकते हैं कि बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड हमेशा रहेगा ड्यू टू ये जो 6 एंटाइटीज है इसमें इन्वेस्टमेंट के चलते। अब जियो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जो 6 कंपनियां हैं हम वो देख लेते किसमें कौन सी है। रिलायंस इंडस्ट्री का एक और पॉइंट आप नोट कर लेना यहाँ पे कि यहाँ ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्ज हुआ है ये 100% पर हुआ है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री का जेएफएस में कोई भी स्टेक नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री जो डीमर्ज की गई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, ये 100% डीमर्ज की गई है। अब हम देख लेते हैं इन्वेस्ट कौन सी कंपनियों में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स में इनका स्टेक है 6.1% का स्टेक देखने को मिलता है। रिलायंस रिटेल सोल्यूशन में भी 6.1, रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन, जियो पेमेंट्स बैंक, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड में। तो यहाँ पे जो है जेएफएस का जो होल्ड है 6.1% का स्टेक है और रिलायंस तभी कंपनी इतनी हाई वैल्यूएशन और नेटवर्थ इंजॉय कर रही है। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री की ये जो डीमर्जर कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री इतनी हाई नेटवर्थ और वैल्यूएशन जो इंजॉय कर रही है और उसमें इसका 6.1% का जो है स्टेक देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इसी वजह से ये जो हाई वैल्यूएशन और नेटवर्थ देखने को मिल रहा है कंपनी का, वो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे जेएफएस में भी देखने को हमें मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसके बिजनेसेस की बात करें कि बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि लेंडिंग, डिफरेंशिएट बैंकिंग, पेमेंट सॉल्यूशन, न्यू फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स, असेट मैनेजमेंट बिजनेस एंड इंश्योरेंस बिजनेस। अब लेंडिंग की बात करें तो रिलायंस रिटेल फाइनेंस जो है, जेएफएस को हम कह सकते हैं कि रिलायंस रिटेल फाइनेंस और एनबीएफसी जो है दोनों फोकस है फाइनेंसिंग पे। कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन आइटम्स, इन सब पे रिलायंस रिटेल फाइनेंस के साथ साथ दोनों भी एकदम फोकस में है और इनका सबसे मेन जो है ईएमआई मॉडल पर काम चलता है। लेंडिंग में ईएमआई मॉडल क्या है और ये हम बोलेंगे तो आपको ये पता ही होगा कि रिलायंस रिटेल जो है, रिटेल फाइनेंस, इसका फोकस ही है कि जो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल रहे, यानी जब हम बाइंग करेंगे तो कंज्यूमर भी, जैसे हम ईएमआई पे फोन ले लेते, टीवी ले लेते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेते हैं, ये जो ईएमआई पे हम ले रहे हैं ये रिलायंस रिटेल फाइनेंस जो है इनके थ्रू वो पेमेंट हो रहा है। अब ये चीजें किसी को पता होगी, किसी को नहीं होगी, तो उनका सबसे बड़ा फोकस जो है लेंडिंग में इस पर फिलहाल देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा डिफरेंशिएटेड बैंकिंग में भी है, जैसे हमको पता है ये डिपॉजिट्स और जो है
क्रेडिट और फिर विड्रॉल, इस तरह के एसबीआई के साथ इंक्लाइन होकर ये चीज होने वाली है, लेकिन ये बैंकिंग भी यहाँ पे होने वाली है। फिर उसके बाद पेमेंट सोल्यूशन भी है। अब पेमेंट सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा जियो मनी ऐप है, और जियो मनी ऐप के थ्रू ये पेमेंट सोल्यूशन का सारा काम चलता है। अब हम हर ऑप्शन को बहुत क्लियरिफाई नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत वक्त चला जाएगा। उसके अलावा न्यू जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडल्स है, यानी कुछ में वो इन्वॉल्व है, कुछ में वो इन्वॉल्व होने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। उसमें से न्यू फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स भी है। असेट्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस की बात करें तो एक नाम हम सबको पता है कि ब्लैक रॉक जो है ये वर्ल्ड का नंबर 1 असेट्स मैनेजमेंट लेंडर है। और रिसेंटली ही अगर आपने सुना होगा, आर्टिकल पढ़ा होगा, तो ब्लैक रॉक एंड सर्विसेज एग्री है एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए, यानी इंडिया में एंटर कर रहा है ब्लैक रॉक, वो भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। अब इन दोनों के साथ मिलकर वो एएमसी सर्विसेज यानी असेट्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा वेंचर हम कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो ब्लैक रॉक है, आपको पता ही होगा कि दुनिया का लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट जो प्रोवाइडर है, और जेएफएस के साथ मिलकर ये 50-50% की पार्टनरशिप में इंडिया में जो है ये जॉइंट वेंचर ओपन करने जा रहे हैं। और इस वेंचर के लिए इन्होंने $115 मिलियन का इन्वेस्टमेंट बोथ ने किया है, यानी टोटल हम कह सकते हैं $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ब्लैक रॉक का $150 मिलियन, और सेम रेशो में जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में एएमसी में यानी असेट मैनेजमेंट में हमें देखने को मिलने वाला है। अगर इस सेगमेंट में हम देखें तो लास्ट है इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस में भी लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही प्रोडक्ट सेल करना चाहती है। अभी ये चीजें फ्यूचर में ही हमें देखने को मिल रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें कि इसके फाइनेंशियल्स की हम बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स को लेकर इतनी ही न्यूज वो भी बिजनेस टुडे के एक आर्टिकल में देखने को मिल रही थी कि इसका जो टॉप लाइन ग्रोथ है ये 414 करोड़ का है अप्रैल टू जून का जो सेगमेंट है 23 का उसमें, और प्रॉफिट जो है 332 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एंड 31 मार्च 2023 का अगर हम रेवेन्यू चेक करें तो 80.84 करोड़ का जो है रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट 31.25 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है इतना तो कंफर्म है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसका रेवेन्यू बढ़िया देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी अच्छा है। टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो भी एक्सपेक्टेड से, यानी हम कह सकते एक्सपेक्टेशन जितनी है उतनी है, और साथ में ही उसमें प्रॉफिट भी हम करें अप्रैल से जून सेशन में तो 332 करोड़ का पोस्ट किया गया है। अब ये जो बिजनेस टुडे है उसके आर्टिकल की न्यूज है। एग्जैक्ट हम इसके बारे में तभी बता सकते हैं जब कंपनी लिस्ट हो जाए। लिस्टिंग के बाद जो डाटा है ये हमें साइट पर बीएससी के एनएससी के साइट पर सारा डिटेल मिल जाएगा, तो हम डेफिनेटली वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी तक जो रेशो है 100% होल्डिंग जो है हमें कोई प्रमोटर की देखने को नहीं, यानी रिलायंस इंडस्ट्री की देखने को नहीं मिल रही है, अभी पूरी प्रमोटर के पास ही देखने को मिल रही है। लेटर ऑन कुछ दिनों में हमें ये रेशो भी डिस्क्लोज हो जाएगा, लेकिन इनका अगर हम ओवरऑल बात करें कि जियो रिलायंस जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है इसमें हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, तो गाइस इसमें इन्वेस्ट करने के बेनिफिट डेफिनेटली है, क्योंकि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी के होने के साथ साथ
हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी फ्यूचर ओरिएंटेशन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। लीडर इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो 6 कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट है वो सारे के सारे हाई वैल्यूएशन और नेटवर्थ एंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। इनका जो 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स के हिसाब से रेवेन्यू बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ हमें प्रॉफिट भी अच्छा जनरेटेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब रिलायंस इंडस्ट्री को और किसी चीज की जरूरत डेफिनेटली नहीं है ये बताने के लिए कि अंबानी परिवार को सेकंड रहना पसंद नहीं है, ये टॉप 1 डेफिनेटली बनेंगे। ये अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से ये सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल बैंक्स देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस होल्डिंग को जो है एक इनसिक्योरिटी के साथ निगेटिविटी स्टॉक के आने से देखने को मिली। आगे ये स्टॉक अच्छा करने के चांसेस डेफिनेटली दिख रहे हैं करते हुए, लेकिन फाइनेंशियल्स हमें जो डिटेल है ये हमें कल लिस्टिंग के बाद 1-2 दिनों में डेफिनेटली मिल जाएंगे और आने वाले 1-2 दिनों में हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहते हो तो। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।